नमस्कार, स्वागत है आपके अगली क्लास में। आज हम लोग अगले देखेंगे जो कि गवर्नर जनरल है, उसके बाद संवैधानिक विकास के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद हम जो है आर्थिक अवस्था देखेंगे। साथ में आगे हम जो है लास्ट में राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। वो थोड़ा बड़ा पार्ट है तो हम धीरे-धीरे लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं जो कि गवर्नर जनरल से संबंधित है, जैसे लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड डलहौजी कौन थे, ठीक है? इसका क्या था लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड लिटन, ये सबको जो है थोड़ा-सा यहाँ पर याद रखना है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहाँ हुआ, लॉर्ड कर्जन कौन थे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे हंटर का आयोग, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर कैनिंग में लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप जो है क्लासेस देखना अच्छे से, हिस्ट्री का आप जो है आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर आपको कैसा क्लास लग रहा है, आप जो है पीडीएफ ले लीजिएगा। क्लास के बाद आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आपको जो है इस वेबसाइट पर, या फिर आपको इस पर चले जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जहाँ डन बार-बार आप जाके चेक करते रहना, इस पर जा जाकर आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ बताता हूँ उसको मैं लिखित रूप में आपको वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ देखना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं हम, ठीक है? सबसे पहले देखो यहाँ पर 1877 में 1877 के ये जो है इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जो हाथ से काते हुए थे, ठीक है? तो वो थे बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? वहाँ पर सॉरी एक सेकंड, यह थे कौन क्या थे, जीवी जोशी, जीवी जोशी थे। सॉरी मैं मिस्टेक हो गया, जोश जोश में जीवी जोशी, जीवी जोशी। तो देखो समझो पहले, जीवी जोशी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनका जो है जीवी गणेश वासुदेव जोशी, जीवी गणेश लिख देता हूँ मैं, गणेश वासुदेव, और एक थे जोशी। तो गणेश वासुदेव जोशी थे, मतलब पूना, ये पूना में हुआ था। देखो पूना में क्या हुआ था, एक सार्वजनिक सभा हुआ था, ठीक है? तो सार्वजनिक सभा, तो पूना में सार्वजनिक सभा के दौरान, मतलब इसी में जो जीवी जोशी थे, इन जो है कलकत्ता में आए और इन्होंने जो है 1877 में इम्पीरियल दरबार में अपने हाथ से काते थे, अपने हाथ से बुने थे। काते कातना होता है ना, काटते हैं। तो ये जो है खादी के कपड़े पहन कर गए थे। तो ये जो है खास बात है, क्योंकि वहाँ पर जो खास बात है ना, ये अलग किया ना इन्होंने। जीवी जोशी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। तो ये क्यों शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त क्या ज़रूरत है यहाँ पर? तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, पहले ये समझ लो कि स्थायी बंदोबस्त जो था ना, ये केवल ये जमींदारों की मतलब व्यवस्था था। कोई भूमि था, उस भूमि को मालिक बना दिया जाता था और उससे एक निश्चित रूप से कर वसूला जाता था, ठीक है? तो जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा, बंगाल हो गया, यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली से जो है भूमि का मालिक बनाकर उससे जो है निश्चित रूप से कर वसूलते थे। ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखो इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? अगर कारण लिखने के लिए मतलब जैसे कभी आता है मेंस वगैरह में, तो यहाँ पर देखो कारण में देखोगे तो आपको जो है, जैसे इन लोग का काम था कि जो इकोनॉमिक क्षेत्र है, जैसे हमारे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति और जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, उनको अच्छे से विकसित करना है, ठीक है? तो ये जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, कौन था? लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस, कब? 1793 में, 1793 में जो है इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है वित्तीय स्थिति का मतलब सामना ना करना पड़े उस स्थिति को, ताकि भारत में जो शासन व्यवस्था है उसको मजबूत बना सके। आखिर उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया। फिर उन्होंने जो है मतलब जैसे अगर 1757 में जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद 1764 के बाद जैसे बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है, ये दोनों सुने हो ना? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। मैं लिख देता हूँ,
बक्सर और यहाँ पर प्लासी। इसके बाद क्या किया कि जो कंपनी है वो अंग्रेजी मतलब जो कंपनी है अंग्रेज़ों का, वो राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। अलग अलग तरीके अपनाते थे वसूलने के लिए, कई सारे को नीलामी करने के लिए, इस प्रकार अलग अलग तरीके अपनाते थे और जो है राजस्व वसूलते थे। ठीक है, ताकि अपना रख रखाव, कंपनी का रख रखाव, जो भी खर्चा पानी है सेना के रख रखाव में जो है वहाँ मतलब काम चल सके। तो इसी चीज़ को यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है एक निश्चित राजस्व को वसूलने को स्थायी कर दिया गया था। ठीक है, ताकि एक कंपनी में आय स्थिर हो जाए। ठीक है, आय का स्रोत बन जाए अच्छे से। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत हुआ था। ठीक है, समझे। तो यहाँ पर कार्नवालिस ने ही किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है मतलब वार्षिक कर लगाने पर जो है 1790, 1790 यहाँ पर 93 लिखा है, 1790। और यहाँ पर 93 के बाद मतलब देखो 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 वर्षीय व्यवस्था की जो है घोषणा किया था। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो जहाँ से मतलब इन लोगों का नियम था एक तरह से, उस नियम के तहत जो है वहाँ पर जो है 10 वर्ष के लिए स्थायी लगान जो है शुरुआत किया था। उसके बाद जो है स्वीकृति मिलने मिलने के बाद जो है 1799 में 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया था। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर 1793 के बाद ये काउंट होता है। और ये जो है इसको हम इस्तमरारी बोलते हैं या फिर स्थायी बंदोबस्त या फिर बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो 1790 में इसकी जो है शुरुआत हुआ, वार्षिक कर। तो जैसे पहले वार्षिक कर था, वार्षिक कर से 1790 में ये 10 वर्षीय लगान व्यवस्था घोषणा कर दिया। ठीक है, फिर आगे चल के इसी व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। ठीक, समझे। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? जो रैयतवाड़ी की शुरुआत हुआ था। ठीक है, रैयतवाड़ी पहले स्थायी बंदोबस्त समझे, अब देखो रैयतवाड़ी के बारे में समझे। हमने देखा कि 1793 में जो है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त शुरुआत हुआ। तो अंग्रेजों की अलग अलग नीति थे, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या वो स्थायी बंदोबस्त। ये सब जो है भू राजस्व वसूलने का एक तरीका था उन लोग का। पहले समझो कि यहाँ पर जो है ये रैयतवाड़ी प्रणाली क्या था। देखो रैयतवाड़ी में क्या होता था, ये जो ब्रिटिश शासन थे मतलब जैसे एक मतलब राजस्व की एक अलग ही व्यवस्था था, जिसमें सरकार, जो भी सरकार था, ब्रिटिश सरकार था, वो जो है किसानों से सीधे सीधे राजस्व वसूल करती थी। ठीक है, रैयतवाड़ी तो किसानों से सीधे जो है किसानों से सीधे राजस्व वसूलती थी। इससे क्या फ़ायदा होता था, जो बिचौलिया लोग हैं बीच में, जैसे अभी आप कहीं भी जाते हो अपना अनाज देने के लिए, तो बीच में जो है खरीदते हैं, फिर वो जाके उधर बेचते हैं महंगे दाम पर। तो जो चीज़ वहाँ पर अंग्रेज लोग सोचते थे, तो ये थे थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो का विचार था ये। तो इसमें जो है जमींदारों जैसे बिचौलिए लोग हैं, इनकी भूमिका कुछ नहीं होता है। तो इस व्यवस्था को सबसे पहले जो है 1820 में क्या किया, थॉमस मुनरो ने क्या किया, मद्रास में चालू किया। कहाँ किया, मद्रास मद्रास में शुरू किया, और बाद में जो है बॉम्बे और असम में भी इसको शुरुआत किया गया। इसकी मुख्य क्या बात रहा होगा, रैयतवाड़ी में क्या खास बात होगा, तो इसमें जो है इसमें क्या होता है, किसानों को भूमि का मालिक माना जाता है। या अगर इस व्यवस्था को अगर लागू करते हैं तो जमीन का जो मालिक है वो किसान है। ठीक है, इसे बेचने या जैसा गिरवी रखने या दान करने का अधिकार उसे है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझे किसान को अधिकार दिया गया था। साथ में जो है अगर किसानों से डायरेक्ट जो है राजस्व लिया जाएगा, तो किसान का भुगतान जो है यहाँ पर देखेंगे, अगर किसान किसी भी हाल में अगर राजस्व नहीं दे पाता है, सरकार को अगर नहीं देता है किसान, तो सरकार क्या करेगा, उसको जो है ज़मीन से बेदखल कर सकता है। और राजस्व वसूलने में जो है कठिनाई नहीं होता है, कम से कम भूमि का लगभग 50%, और ख़राब भूमि है तो 60% तक जो छूट देकर बाकी सब वसूलते थे यहाँ पर। तो ये जो है स्थायी मतलब बात करें तो इसमें स्थायी बंदोबस्त की तरह नहीं था। ये जो था इसमें 20 से 30 वर्षों में मतलब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब इसका कारण क्या था? तो देखो सबसे पहले अधिक राजस्व की वसूली करना, मतलब अगर हम डायरेक्ट किसान से करेंगे तो बिचौलिए लोग जो है, जो सरकार है पैसा खाते हैं, वो वापस मतलब
किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। और जो है यहाँ पर आगे देखेंगे तो, और इससे पहले जो इसमें स्थायी बंदोबस्त लाया था, तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो भी राजस्व है उसको राजस्व एक बार तय हो चुका है, अब उसमें नहीं बढ़ाना है, तो भविष्य में कोई भी सरकार चाहे तो उसमें राजस्व नहीं बढ़ा पाता था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए जो है नया व्यवस्था लाया गया था, जो कि यही रैयतवाड़ी प्रणाली था। समझे? रैयतवाड़ी। तो इसमें बिचौलिया लोग नहीं थे, बिचौलिया लोग नहीं थे, सीधे जमींदारी मतलब जो किसान है उससे मतलब जुड़ा रहता है। यहाँ पर टॉमस मुनरो जो है 1820 में मद्रास में लागू किया था। टॉमस मुनरो का कहना था कि जो रैयतवाड़ी जो है वो क्या है, वो जो है ब्रिटिश शासन की जो है मतलब बेहतरीन रहेगा, ब्रिटिश शासन के लिए बेहतरीन। और कई बार जमींदारों, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनसे टकराव अगर अंग्रेजों का होता तो अंग्रेजों का नुकसान होता, इसीलिए जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जमींदार हैं उन लोग को हटा दिया बीच से, और जो है डायरेक्ट किसानों से यहाँ पर लेने लगा सब जो है कर, ताकि खतरा नहीं बना रहे। क्योंकि जब मतलब जमींदार के पास पैसा आएगा तो खतरा बढ़ेगा ना अंग्रेज के लिए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने डायरेक्ट उससे खरीदना शुरू कर दिया, मतलब राजस्व लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ये होता है रैयतवाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा स्थाई के बारे में, और हमने समझा आगे जो है रैयतवाड़ी के बारे में, जो कि डायरेक्ट किसानों से होता था। तो इसमें स्थाई मतलब डायरेक्ट स्थाई रूप से जो है यहाँ पर लेते थे 10 वर्ष तक, और इसमें जो है ये रैयतवाड़ी में 30 वर्ष तक कम से कम रहता था लगातार, 30 वर्षों तक इन्होंने जो है लिया था। उसके बाद आता है महलवाड़ी। महलवाड़ी क्या होता है? तो महलवाड़ी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, महलवाड़ी इसमें क्या होता था, गाँव, एक गाँव को लेते थे, गाँव को या महल, महल को एक यूनिट मानते थे, इकाई मानते थे। तो गाँव या महल को यूनिट मानते थे। मतलब इस व्यवस्था में क्या था कि जैसे कर तो लेना है, तो कर लेने के लिए जो किसान है वो व्यक्तिगत किसानों को नहीं, मतलब जो पर्सनल किसान है उसके पास नहीं जाते थे, वो पूरे गांव को पकड़ते थे और गांव के समूह को पकड़ते थे। तो गांव को ही यहाँ पर महल कहा गया है, इस महल को इसे, तो गांव को ही महल कहा गया है, और उस महल को पकड़ते थे और वहां से वसूल करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव का एक मुखिया होता था, मुखिया या नंबरदार बोलते थे, वो पूरे गांव की ओर से जो है लगान इकट्ठा करके वो ब्रिटिश सरकार को पहुंचाता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें फायदा भी होता था, राजस्व बहुत अधिक मिलता था। ठीक है, शुरुआत में सरकार जो है बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पर, शुरुआत में तो 66 था, फिर घट गया था कुछ दिन तक। तो ये आपका जो है यहाँ पर समझ में आया, ये आपका हो जाता है। ये जो है रैयतवाड़ी की तरह नहीं था, रैयतवाड़ी में जो है मतलब उस टाइप से नहीं थी, मतलब स्थायी नहीं था। ये जो है आपका राजस्व समय समय पर बढ़ते घटते रहता था, इसका मूल्यांकन किया जाता था यहाँ उस समय। समझे? तो यहाँ पर महलवाड़ी में क्या विशेषकर है, तो महलवाड़ी का कारण क्या हुआ, इसका कारण को थोड़ा सा समझ लो। देखो महलवाड़ी में स्थाई स्थाई बंदोबस्त तो जान गए ना, समझ गए भी उसकी क्या मतलब खराबी था उसमें, जो मतलब सरकार के अनुसार जो है राजस्व नहीं मिल रहा था वो उसमें। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त में। उसके बाद देखोगे, क्योंकि स्थाई था तो स्थाई था, उसको बढ़ाना घटाना नहीं था, उसको घट मतलब नहीं था उस टाइप से। किसी समय ज़्यादा पैदावार हो गया तो नहीं फायदा हुआ, इस वजह से तो एक लिमिट था, स्थायी रूप से था वो, इसीलिए नहीं फायदा था उसमें। रैयत में तो डायरेक्ट किसानों से लेते थे तो भी नुकसान था, ज़्यादा मतलब फायदा नहीं होता था। लेकिन जब महलवाड़ी में लिया तो जैसे बिचौलिया के रूप में किसको मानने लगे, मुखिया को मानने लगे। ठीक है, तो मुखिया ही वसूलेगा सबको गाँव में जाके महल को, तो मुखिया को जो है यहाँ पर बिचौलिया माना गया। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर किसको माना गया, मुखिया को। और इसमें जो है राजस्व की वृद्धि हुआ। अब देखो आगे, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था, यहाँ पर सर टॉमस मुनरो ने किया था, राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो थे वारेन हेस्टिंग। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास होता है, तो देखो एक सेकंड सुनो आज अच्छे से, कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट जो है, किसके रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में मतलब इसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पास हुआ। पहली बार ये जो था, ये कॉलेजिस्ट मतलब कॉलेजिस्ट, इसके तहत क्या होता था कि इसमें एक सरकार व्यवस्था लागा गया, इसको व्यवस्था बोलते हैं, सरकार व्यवस्था। ठीक है, सरकार व्यवस्था, इसमें क्या होता था, तो इसके तहत जो है एक अध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक चार जो थे,
4 वहाँ पर सदस्य का प्रावधान किया गया था। तो जो अध्यक्ष था इसी को बोला जाता था क्या, यहाँ पर बोलते थे गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक। तो गवर्नर जनरल था, इसी को जो है पदनाम बोला गया। और कौन थे, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। कब बनी ये, तो वो 1774 में। 1774 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग 1774, 1773 में कानून पास होता है रेगुलेटरी एक्ट के तहत। उसके बाद उनका जो है एक पद नाम चालू होता है गवर्नर जनरल। उसके बाद 1774 में जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, तो वारेन हेस्टिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सवाल यहाँ पर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। देखो सती प्रथा का अंत किया था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग मतलब विलियम बेंटिंग जो थे ये कानून बनाए थे, एक थे कानून, कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। 1829 में, 1829 में जो है एक नियम है 17 कुछ नियम है, उसमें जो है अवैध रूप से जलाना जो है घोषित किया कर, मतलब अवैध रूप से मतलब जलाना जो है बंद करवा दिया था। तो ये पहले जो शुरुआत हुआ था किस में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंटी में शुरुआत हुआ। उसके बाद जो है 1830 के बाद ये जो है बम्बई और मद्रास में भी शुरू हो गया। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंटी जो थे उसमें भी लागू हो गया था। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंटी में जो है ये लागू हुआ, ठीक है। कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आगे देखो, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसके माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में किसे संभव कर दिया गया था। तो किसने संभव किया था, तो वो लॉर्ड मतलब डलहौजी थे। तो डलहौजी द्वारा जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो है इंडियन को भी शामिल किया गया था कि परीक्षा देके आप जॉब ले लीजिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर भारतीय सिविल में सेवा में जो भर्ती अर्हत करता मतलब पास किए प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो भारतीय कौन थे जी, तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, 1863, ठीक है। तो 1863 ईस्वी में जो थे, तथा दूसरे स्थान पर कौन थे, तो दूसरे स्थान पर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दूसरे स्थान पर थे, सेकंड पर, पहले पर थे ये। और दूसरे मतलब पहले पर क्या थे, तो पहले पर यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर और दूसरे स्थान पर कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका हुआ था 1869 में, 1869 में, ठीक है। तो 1869 ईस्वी में किसका हुआ था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हुआ था। और इसके बाद मतलब पहले हुआ था 18 सत्येंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, आप समझे। आगे देखो, यहाँ पर निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। देखो यहाँ पर समझो, पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, इसको समझना है। देखो भारत में कौन पहला वायसराय था, तो देखो भारतीय परिषद अधिनियम, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। भारतीय परिषद अधिनियम कितना, 1858, ठीक है, 1858 को आपको याद रखना है। इसके तहत क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सम्राट है उसके अधीन पहला नियुक्त वायसराय था लॉर्ड केनिंग। कौन था, लॉर्ड केनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग थे। तो ये जो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और यहाँ पर इसी समय 1857 में क्या होता है, यहाँ पर एक विद्रोह हुआ है। और इस विद्रोह के बाद जो भी कंपनी के जो शासन थे वो किसके अंदर आ जाता है, तो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आ जाता है। और इन्होंने जो है व्यापगत या फिर राज्य विलय नीति से प्राप्त करता है। और 1800 यहाँ पर 56 में, पहले इससे 1856 ईस्वी में जो है यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, ठीक है। तो कभी सवाल बन जाएगा तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 में, ठीक है, याद रख।
आगे सवाल यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन क्राउन के अधीन पहला वायसराय। जैसे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पहले थे, जैसे 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो ब्रिटिश ताज शासन यहाँ पर लागू हो गया, जो भी कंपनी था उसको हटाकर मतलब वो अंग्रेजों का शासन होने लगा, तो इसीलिए जो है क्राउन शासन बोलते हैं उसको। तो इसमें पहला वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखो, इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा हुआ, तो ये जो था कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में अच्छे से समझो यहाँ पर कि जैसे ये जो है इस सिद्धांत के तहत क्या हुआ था। पहले देखो, विलय करना मतलब हड़पना यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखोगे तो सबसे पहले आप याद रखो जगह का, सतारा, एक सवाल में पूछा गया है सतारा। ठीक है, सतारा। उसके बाद आपको याद रखना है जैतपुर, जैतपुर। उसके बाद आपको जो है संबलपुर। ठीक है, संभलपुर। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको जो है आगे बाघाट, बाघाट, बघाट होगा। ठीक है, बघाट। ठीक है, बघाट। ठीक है, उसके बाद आपका जो है उदयपुर होता है, उदयपुर। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे आपका झांसी, झांसी। आगे बढ़ोगे नागपुर। बस अब सुनो ही, मतलब याद मतलब रटने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनो बस। नागपुर। उसके बाद है करौली, करौली। उसके बाद आपका जो है यहीं तक याद रखो यहाँ पर। ठीक है, इतना आपका काफ़ी है। देखो, सतारा में जो है 1848 याद रखो, बस ऐसे ही सुने रहो बस। 1849। उसके बाद 18 संबलपुर 1850, नहीं 1800 यहाँ पर 1849 में जो है जोधपुर, मतलब 1848 में सतारा, 1849 में जोधपुर एवं 1850 में यहाँ पर हो गया यहाँ पर संबलपुर। अब जो है बाघाट में 1852 और आगे जो है 1853, 1854 झांसी, 1854 और उसके बाद नागपुर 1855। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 1855, 1856 यहाँ देखोगे आप। तो यहाँ पर देखोगे ये जो जोधपुर है ये 1849 में ही हुआ था। ठीक है, 1849 में ही दोनों, ये दोनों। 1850 बाघाट, 1852 उदयपुर, 53 यहाँ पर झांसी, नागपुर और करौली। ये आपका जो है इसके अंतर्गत इसको मिला लिया गया था, मतलब कुशासन इसके अंतर्गत होता, बाद में अवध को मिलाया गया था। यहाँ सवाल बना था तो उसको एक बार देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसी को बोला जाता है हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति से आप इसको याद रख सकते हो। तो हड़प नीति था ये किसका था, अंग्रेज का। यहाँ पर जो हड़प नीति यहाँ पर होगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। 1848 में शुरुआत हुआ था, लागू हुआ था। मतलब ये जो है मतलब विलय कर लेते थे अपने राज्य में, जो है अपने उसको मिला लेते थे। जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसको जो है अपने अंदर मिला लेते थे। ठीक है, इसको गोद लेने का अनुमति नहीं था। ठीक, तो इसलिए जो है इसको अपने में मिला लेते थे, तो इसी को जो है व्यापगत का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसी कारण तो कई सारे भड़क गए थे यहाँ पर, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, इसी के कारण तो 1857 की क्रांति भी हुआ था और भड़क गया था पूरा। आगे सवाल है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, तो देखो यहाँ पर नहीं अपनाया गया था, वो था पंजाब। ठीक है, पंजाब मतलब दूसरे, मतलब क्या होता है कि दूसरे आंग्ल सिख मरा युद्ध होता है पंजाब में, और यहीं पर 1848 से लेकर 1849 के बीच। ठीक है, 1849 के पश्चात जो है कंपनी जो है साम्राज्य में विलय हो जाता है। ये वाला बाद में पंजाब हो जाता है। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, जबकि सतारा हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, डलहौजी, ये सब जो है डलहौजी जो है मतलब व्यापक सिद्धांत के अनुसार अपने अंदर कर लिया था। तो पंजाब को यहाँ नहीं किया गया था, और ये सवाल जो है ऊपर पूछा गया था, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया था। राज्य अपहरण नीति नहीं था,
कौन मिला लिया गया था डलहौजी से द्वारा नीति द्वारा, तो यहाँ पर समझें दूसरे आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके पश्चात यहाँ पर काम हुआ था, और इसके अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था राज्य अपहरण नीति के तहत। ठीक, आगे देखो यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था, तो ये जो है 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में जो है कलकत्ता से आगरा तक बिछाया गया था। तो कलकत्ता से आगरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, कलकत्ता से आगरा। ठीक है, आप समझे। आगे यहाँ पर भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर शासन इनका देखेंगे तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारत के स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत होता है और 18 जुलाई को पारित होता है। तो यहाँ पर जो है 4 जुलाई जो है इसके कारण यहाँ पर अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत का बोल रहा है, तो यहाँ पर हो गया सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, कम से कम 1948 से लेकर 1950 तक। ठीक है, 1950 तक जो है ये रहते हैं। ठीक है, कौन तो कौन, प्रथम भारतीय थे तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। अब पूछता है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालचारी, यही थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और भारत के मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। आगे सवाल है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, किसके समय, लॉर्ड डफरिन के समय। पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 के समय। ठीक है, तो 1905 में, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली दरबार द्वितीय 1903 में हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये डी हो जाएगा। आगे सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, तो ये पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये चीज़ सवाल पूछा गया है, देखना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन 1999 मतलब ये टॉमस रैले की अध्यक्षता में हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कर्जन हो जाता है। आगे देखो, भारत के स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन मानते हैं, तो यहाँ पर आपका रिपन, लॉर्ड रिपन थे, यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर, भारत में पहली बार रेल 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो ये था जो है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 से, जो बम्बई से थाने तक चला था, मतलब बोरी बंदर से थाने तक तो का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास रहा, कैसा लगा क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्लास गवर्नर जनरल से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में कुछ संवैधानिक विकास को देखेंगे, उसके बाद हमारा जो है इकोनॉमिक थोड़ा सा जो 2-3 सवाल है, उसका राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।